हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे लैग्रांजेस मेथड ऑफ सॉल्विंग द लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। और हमने अपने पिछले वीडियो में जो हमने डिस्कशन किए थे वो थे फॉर्मुलेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट एंड एलिमिनेटिंग ऑफ आर्बिट्री फंक्शन। तो पहले हमने फॉर्मुलेशन किया। अब उन फॉर्मुलेशन के करने के बाद अब हम बात करते हैं इनके सॉल्यूशन की, जिसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लैग्रांजेस मेथड ऑफ सॉल्विंग द लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो भाई सबसे पहले हम इनकी हमें जरूरत क्यों पड़ी, है ना। तो हाँ, अगर हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्मेट हमने आपको बताया था, पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर, जैसा कि पी क्यू आर द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, हमने वहां जैकोबियन से सॉल्व किया था, डिटरमिनेंट के मेथड से भी सॉल्व किया था। तो ए लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विद डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसा हमने पहले बता चुके हैं, एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई। तो जेड हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स और वाई आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और पी, कैपिटल पी इंटू स्मॉल p plus capital Q into small q is equal to r, where p q r are the function of x y and z, is called linear in p and q। तो अगर आपके सामने सब दिखाई दे रहा है कि एक पी एक्स वाई जेड का फंक्शन है, एक स्मॉल पी है, स्मॉल पी का मीनिंग आपको पहले से मालूम है, डेल जेड ओवर ऑफ डेल एक्स, प्लस कैपिटल क्यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड स्मॉल क्यू इज द डेल जेड ओवर ऑफ डेल एक्स। इस टाइप से अगर आपके पास इक्वेशन है पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर, इट इज कॉल्ड लीनियर इन पी एंड क्यू। तो इनके इस टाइप से अगर इक्वेशन आपके पास दी गई है तो इनका आप सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। So the solution of PP plus QQ is equal to R is phi of UV, where UV is the function of XYZ and phi is an arbitrary function. So that is C1. C1 is the constant, that is the U, and C2 is the other constant, that is the V. So finally the phi is the C1 and C2. क्लियर। अब बात हमारी ये होती है सर हम करें कैसे। तो अपने पास वर्किंग रूल है, पहले सब लोग स्टूडेंट ये जरूर ध्यान रखेंगे इसका वर्किंग रूल क्या होगा, है ना। तो अपन वर्किंग रूल का छोटा सा है अपने दिमाग में फिट कर लेंगे हम कैसे। पीपी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास दी गई है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जो वर्किंग रूल है आप देख सकते हो कि टू सॉल्व पीपी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस टाइप की अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन से कैपिटल पी, मतलब जो पी का कोफिशिएंट होगा, स्मॉल पी का कोफिशिएंट होगा वो कैपिटल पी की होगा, और जो स्मॉल क्यू का कोफिशिएंट होगा वो कैपिटल क्यू है, एंड राइट हैंड साइड में जो पार्ट होगा वो आपका आर होगा। तो कंपेयर कर लें आप पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर से कैपिटल पी, कैपिटल क्यू एंड कैपिटल आर, इसलिए हमने यहाँ पर कैपिटल पी क्यू आर का नाम दिया है ना। तो जब आप कंपेयर कर लेंगे सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे फ्रॉम द ऑक्सिलरी इक्वेशन, आपकी ये इट इज कॉल्ड लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन कहलाती है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी होगी कि भाई लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, dx अपॉन कैपिटल P इज इक्वल टू dy अपॉन कैपिटल Q इज इक्वल टू dz अपॉन कैपिटल R। क्लियर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी थोड़ी सी, इट इज कॉल्ड लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी डबल एल ए आर बाई इक्वेशन, ठीक है। ये आप इसको बोल सकते हैं ऑक्सिलरी, लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन। जब आप पी क्यू आर को कंपेयर कर लेंगे तो यहाँ पर सारी वैल्यू आप पुट कर देंगे। क्लियर। सॉल्व द ऑक्सिलरी इक्वेशन बाय मेथड ऑफ ग्रुपिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम बोलने जा रहे हैं अब, कि मेथड ऑफ ग्रुपिंग मतलब आपके पास तीन फ्रैक्शन दिए हैं, डी एक्स अपॉन पी, डी वाई अपॉन क्यू, डी जेड अपॉन आर। यहां से आप जब पी क्यू आर वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास तीन फ्रैक्शन बनते हैं। तीन फ्रैक्शन में आप ग्रुपिंग का यूज करें, ग्रुपिंग मतलब फर्स्ट टू या सेकंड थर्ड या फर्स्ट थर्ड, है ना। सॉल्व द ऑक्सिलरी इक्वेशन बाय मेथड ऑफ ग्रुपिंग और मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स, और बोथ। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ग्रुपिंग से हमें आंसर नहीं मिल पाए तो हम मेथड, ग्रुपिंग मेथड के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लायर का भी यूज करेंगे। वी गेट टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन where C1 is equal to U and C2 is equal to V। जो U और V होंगे वो X, Y और Z के फंक्शन होंगे, और C1 जो है हमारा कांस्टेंट, जब भी हम इंटीग्रल करते हैं एक कांस्टेंट यूज होता है ना, वो आपको C1 C2 यूज करेंगे। अच्छा, अपने को दो ही
कांस्टेंट का यूज किया। क्यों क्यों करना है? क्योंकि हमारे पास दो ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स और वाई। तो जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट यूज होते हैं। अगर एक वेरिएबल होगा इंडिपेंडेंट तो हमेशा आपने देखा होगा जब हम एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करते हैं तो हमें +c1 या एक कांस्टेंट यूज करते हैं। जब हम पार्शियल करते हैं तो दो दो यूज होने पड़ते हैं उसमें, है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। जितने आर्बिट्री कांस्टेंट, जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे उतने आर्बिट्री कांस्टेंट यूज होंगे। तो वेयर c1 एंड c2 आर आर्बिट्री कांस्टेंट एंड u v आर द फंक्शन ऑफ x by z। देन फाइनल आंसर जो होगा द कंप्लीट सॉल्यूशन, या कह सकते हैं उसको द जनरल सॉल्यूशन इज फाई ऑफ c1 c2 इज इक्वल टू आर। दो आर्बिट्री कांस्टेंट आपको फाइंड आउट करते हैं, है ना। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है M2 में, पूरे M2 में एक और बहुत अच्छी चीज है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मालूम क्या है? पूरे क्वेश्चन में सॉल्व लिखा रहता है। अब आप खुद पहचानो भाई कि सॉल्व भी किसका सॉल्व है, किस मेथड से करना, तो आपको खुद पहचानना है। इसलिए थोड़ा मैथमेटिक्स 2 का जो पेपर आए तो आपको ध्यान रखना हर यूनिट वाइज कि ये किससे को रिलेटेड हो रहा है, यूनिट 1 में जा रहा है, यूनिट 2 में जा रहा है, 3 में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तभी तो आप पकड़ पाओगे। सबसे पहला मैं क्वेश्चन देता हूँ आपके सामने, px प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 4z। ठीक है, अब आप करते हैं क्वेश्चन मिलके अब हम लोग आपके साथ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि भाई क्या ये जो PP प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर के फॉर्मेट में है क्या? देख लेते हैं। स्मॉल p दिखाई दे रहा है ना, स्मॉल q भी दिखाई दे रहा है। तो स्मॉल p और स्मॉल q का जो कोफिशिएंट होगा वो p और q होगा, और राइट हैंड साइड जो होगा वो आपका r होगा, ये r होगा। और ये जो स्मॉल p का कोफिशिएंट है ये स्मॉल p होगा, और स्मॉल q का जो कोफिशिएंट है वो आपका q होगा। तो आप तीनों चीजें आप आसानी से कंपेयर कर सकते हो। तो मैं यहाँ लिख लूंगा थोड़ा, है ना। कैपिटल P की जो वैल्यू होगी वो स्मॉल x होगी, क्लियर है। और कैपिटल Q की जो वैल्यू होगी वो स्मॉल y होगी, और कैपिटल R की जो वैल्यू होगी वो 4z, क्लियर है। ठीक, अब आगे चलते हैं। हमारे पास जो हमारा वर्किंग रूल है हमारा ऐसा क्या कहता है, सबसे पहले हम लेग्रांजेस, आराम से करो आप, लेग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो आपको लेग्रांजेस का ऑक्सिलरी इक्वेशन याद होना चाहिए भाई। ऑक्सिलरी इक्वेशन है क्या इसका? ठीक है, तो अपन लिखते हैं dx अपॉन p इज इक्वल टू dy अपॉन q इज इक्वल टू dz अपॉन r, क्लियर। और हमारे पास पी क्यू आर की वैल्यू है, तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा dx अपॉन x, dy अपॉन y और dz अपॉन 4z। अब ये मेरे पास तीन फ्रैक्शन हो गए, 1 2, इनको मैंने नाम दे दिया फर्स्ट सेकंड। हर क्वेश्चन में आपको ये तीन लैग्रांजेस इक्वेशन बनेंगी, इनको नॉमिनेट कर दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब आपका दिमाग क्या कहता है कि भाई मैं कौन सा पहले ग्रुपिंग बनाऊं। अब मेरी तो भाई देखो ग्रुपिंग तो ये है कि फर्स्ट सेकंड ले सकता हूँ, सेकंड थर्ड ले सकता हूँ, फर्स्ट थर्ड ले सकता हूँ। तो मैंने, मेरी जो इच्छा हुई, हर बंदी की अलग अलग इच्छा होगी, कोई दिक्कत नहीं है, हर बंदा अलग अलग तरीके से स्टूडेंट सॉल्व करेगा। तो जैसे मैंने काम किया फ्रॉम इक्वेशन, सॉरी, फ्रॉम जो फ्रैक्शन है फर्स्ट एंड सेकंड की बात की मैंने, ठीक, क्लियर। जो फर्स्ट था dx अपॉन एक्स था और dy अपॉन वाई है, ये फर्स्ट सेकंड था, हमने ले लिया। अब मैं देखो x के पास x है, तो आपने 12th में पढ़ा है कि भाई वेरिएबल ऑफ सेपरेशन, वेरिएबल से x के पास x पहुंचा देते हैं, y के पास y पहुंचा देते हैं और इंटीग्रल कर देते हैं। तो ये तो ऑलरेडी है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपके पास। ऑन इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रल कर दो, वी गेट, आराम से करना है, बहुत अलग टॉपिक है ये, आपको समझदारी से यूज करना है ना। इंटीग्रल का यूज होगा dy अपॉन, इसका इंटीग्रल कितना होगा, log x होगा, इधर कितना हो जाएगा, log y हो जाएगा, प्लस सारे लॉग हैं तो मैं कांस्टेंट को भी लॉग ही ले लेता हूं, ठीक है। तो log x माइनस log y, मुझे तो c1 चाहिए, तो भाई मैं इसको सबको एक तरफ ले जाऊंगा, है ना। log m माइनस log n का फॉर्मूला आपको पता है, log m माइनस log n,
किसके बराबर होता है भाई? लॉग एम अपॉन एन के बराबर होगा, बिल्कुल सही। तो ये हो गया जाएगा आपका लॉग एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू लॉग लॉग C1। लॉग एंटी लॉग ले लेंगे तो लॉग लॉग हट जाएगा। तो आप देख सकते हो कि पहला जो कांस्टेंट है वो हमारे सामने आ चुका है ना। ये आसानी से आप कर सकते हो इसको। तो पहला कांस्टेंट आपके सामने आ गया है, तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ठीक है। उससे मार्क करने से क्या होता है कि मुझे याद रहेगा कि ये मैंने पहला कांस्टेंट निकाल चुका हूँ। तो फर्स्ट कांस्टेंट का जो आंसर आया वो है आपका एक्स अपॉन वाई के बराबर। अब बात करते हैं अगले कांस्टेंट की। हमें दो आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए, एक आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू आ चुकी है आपके सामने। अब अगले की कैसे बात करें? अब हमने फर्स्ट टू तो हमने ले लिया फ्रैक्शन, अब नेक्स्ट सेकंड थर्ड ले सकता है। अच्छा, इसमें एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है कि थोड़े से आंसर ना वेरिएशन करेंगे। जैसे कि इसमें यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक तो मैं फर्स्ट थर्ड ले सकता हूँ, और मेरे जैसा तो दूसरा बंदा अगर होगा तो वो क्या करेगा, सेकंड थर्ड लेगा। तो थोड़ा सा वेरिएशन दिखाई देगा आपको, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों के आंसर हमेशा ठीक होंगे। अब जैसे मैंने ले लिया कि फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड ले देता हूँ, है ना। फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड की बात कर रहा हूँ। सेकंड और थर्ड क्या थे? डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू, ये मैंने लिया 4z। अगर अच्छा एक चीज और कीजिए भाई, अगर कोई फर्स्ट थर्ड लेता तो dx अपॉन एक्स इज इक्वल टू dz अपॉन 4z आएगा उसका। क्लियर? क्या ये इंटीग्रल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं सर। ऑन इंटीग्रेट, क्योंकि एक्स वाई के पास y है और z के पास z है। ऑन इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है। वी गेट, आराम से करना है आपको, इंटीग्रल ऑफ डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू डी जेड अपॉन 4z, है ना। चाहो तो 1/4 बाहर निकाल लो, है ना। इंटीग्रल करने में आपको आसानी हो जाएगी। अपॉन 1/4 डी जेड अपॉन जेड, करो इंटीग्रल लॉग वाई, ठीक। 1/y का क्या होगा? लॉग वाई होगा, और 1/4 लॉग जेड हो जाएगा ये, प्लस एक हमने कांस्टेंट ले चुके हैं तो लॉग C2 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ आ जाएगा लॉग वाई। अच्छा, इसको एक तरफ ले जाओ, लॉग वाई माइनस 1/4 लॉग जेड इज इक्वल टू, इधर से क्या बचेगा? लॉग C2 बचेगा। लॉग एम माइनस, अच्छा ये लॉग आपको पता होगा कि भाई लॉग एम की पावर ऑफ एन क्या होता था? लॉग एन लॉग एम था, याद आ रहा है? एन लॉग एम, तो यही तो है, तो एन लॉग एम। तो इसको मैं थोड़ा सा ठीक ठाक लिख सकता हूँ, लॉग वाई माइनस लॉग जेड टू की पावर ऑफ 1/4 लिख सकता हूँ, लॉग C2। क्लियर हो गया? लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला लगा दूंगा मैं। लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला क्या होगा? लॉग एम अपॉन एन हो जाएगा। तो लॉग, ये हो जाएगा लॉग वाई अपॉन जेड टू द पावर ऑफ वाई अपॉन जेड टू द पावर ऑफ 1/4। और इधर क्या है? लॉग C2 है। तो यहां से आप C2 की वैल्यू भी आसानी से निकाल सकते हो, y अपॉन Z2 की पावर ऑफ, अगर कोई बंदा फर्स्ट लेता तो यहाँ x आ जाता, बस अंतर इतना है, ज्यादा डिफरेंस उनका नहीं रहता है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तो आप यहाँ देख सकते हो कि मेरे पास दूसरा कांस्टेंट भी आ गया है, ठीक है। ये तो मैं इनको आसानी से मैं कर सकता हूँ अब। बस आपके पास दो आर्बिट्री कांस्टेंट आ चुके हैं, इसका मतलब मैं तैयार हूँ। हैंस जो जो सॉल्यूशन है, जो जनरल सॉल्यूशन है, वो मैं लिखने के लिए तैयार हूँ। हैंस रिक्वायर्ड, ये तभी आपको 7 नंबर मिलेंगे। रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज 5C1, C2 इज इक्वल टू 0। आपको अगर वीडियो बहुत अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर बताओ, ठीक है। तो फाइनल आंसर है, पहला आंसर जो आपने निकाला था C1, वो आया एक्स अपॉन वाई, ठीक है। मैंने देख लिया अभी पीछे। और ये C2 आपके सामने दिखाई दे रहा है, y अपॉन जेड टू द पावर ऑफ 1/4 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है आपका आंसर, फाइनल आंसर आपके सामने दिखाई दे रहा है। यहां तक आप जो कंप्लीट करके लाओगे
तो आपके पास जो एग्जामिनर होगा सीधा सीधा आपको 7 नंबर दे देगा, बिल्कुल भी नहीं काटने वाला है यहाँ तक मार्क्स। और ये ही आपको आंसर में लिखना है एग्जाम में, जल्दीबाजी नहीं करनी है भाई। दो कांस्टेंट हैं आपको निकालने हैं, यहाँ पर आप आंसर लिख के चले आना। क्लियर? तो ये है तरीका सॉल्व करने का। लेकिन पीपी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर वाले क्वेश्चन आपको दिख ही जाएंगे कि ये क्वेश्चन आपको किस तरीके से करना है। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन आपको सामने और लेता हूँ ग्रुपिंग का, उसके बाद फिर मैं मल्टीप्लायर क्वेश्चन लूंगा, ताकि आपको, क्योंकि दिमाग तो वही लगना है मल्टीप्लायर में। जैसे एक मैं ले लेता हूँ आपके सामने सॉल्व एक 10 का क्वेश्चन भी ले लेता हूँ, जो कि वो 2 साल आ चुका है। तो ये है आपका सॉल्व P10x प्लस Q10y इज इक्वल टू 10z। ठीक है, क्लियर? करते हैं अपन लोग सॉल्व। हाँ, हियर अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, कैपिटल पी की वैल्यू क्या कंपेयर होगी भाई, ये जो कैपिटल पी है ये है कैपिटल पी, ये जो दिखाई दे रहा है स्मॉल क्यू का कोफिशिएंट ये आपका कैपिटल क्यू है। पीपी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर से कंपेयर कर दिया हमने, पीपी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर से। वो बहुत आसान है, P इज इक्वल टू 10x, Q इज इक्वल टू 10y, और R की वैल्यू जो दिखाई दे रही है आपको वो 10z है। क्लियर? आप खुद सोचोगे सर ये तो बहुत आसान है, कब में हम लोग कर लेंगे इसको। तो लेग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन अब आपको रट गई होगी कि भाई ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, dx अपॉन एक्स, सॉरी मैंने डायरेक्ट लिख दिया, dx अपॉन पी, dy अपॉन क्यू, और dz अपॉन आर। क्लियर? और यहाँ पर आप पी क्यू आर की वैल्यू को पुट कर दो। पी क्यू आर की वैल्यू क्या है भाई, 10x है। ठीक, और क्यू की वैल्यू क्या है भाई, 10z है, सॉरी 10y है, और dz की वैल्यू क्या है, 10z है। तो ये आपका फर्स्ट फ्रैक्शन, सेकंड फ्रैक्शन और ये थर्ड फ्रैक्शन, 3 फ्रैक्शन है। अब आपको कोई भी चूज कर सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। जैसे मैंने लिया फर्स्ट एंड सेकंड, dx अपॉन 10x और dy अपॉन 10y, दोनों ही y y है, x x है, तो आसानी से इंटीग्रल कर सकता हूं मैं। ऑन इंटीग्रेट बोथ साइड। अब आप बताओ भाई इसका इंटीग्रल क्या होगा, dx अपॉन 10y 10x, और ये इंटीग्रल ऑफ dy अपॉन 10y। 10x का 1/10x किसके बराबर होगा, cot x के बराबर होगा। तो मैं इसको अगली स्टेप में लिख सकता हूँ आसानी से, इंटीग्रल ऑफ cot x dx होगा इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ cot y dy होगा। तो आप इंटीग्रल कर सकते हो, cot x को ब्रेक कर दो इंटीग्रल ऑफ cos x अपॉन sin x में। ठीक है, और इसका इंटीग्रल sin x को t ले लीजिए, sin x इज इक्वल टू t, तो cos x इज dx इज इक्वल टू dt। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे इंटीग्रल हो जाएगा dt अपॉन t, तो log t हो जाएगा। log t का मतलब हो गया log sin x, तो इसका जो वैल्यू होगी log ऑफ sin x हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया यहाँ पर। और इसका हो जाएगा जो वैल्यू, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी log sin y प्लस, भाई सारे लॉग लॉग हैं तो लॉग कांस्टेंट 1 c1 ले लूंगा, तो लॉग साइन एक्स माइनस लॉग साइन वाई। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल इजी वे में बता रहा हूं मैं इसको। इसलिए लॉग एम माइनस लॉग एन किसके बराबर होगा, लॉग साइन एक्स अपॉन साइन वाई के बराबर होगा, इज इक्वल टू लॉग c1। एंटी लॉग ले लेंगे तो c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन एक्स अपॉन साइन वाई। देखो कितना आसान सा निकलते जा रहा है आपके सामने, बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आसानी से आपको दो आर्बिट्री कांस्टेंट चूज करने हैं, कोई भी ले सकते हो। ये आ गया मेरा फर्स्ट आर्बिट्री कांस्टेंट, C1 की वैल्यू निकल के आ गई। अब मुझे भाई दूसरा चाहिए, अब मैं उसके लिए मेहनत करूंगा, क्या करूंगा, अगली भी ग्रुपिंग चेक करूंगा कौन सी ग्रुपिंग है भाई। अगर मैं देखना चाहता हूँ फर्स्ट सेकंड में ले चुका हूँ है ना, ये तो दो ले चुका हूँ मैं, ये दो दोनों तो ले लिए मैंने। अब मेरे पास ऑप्शन है फर्स्ट थर्ड का और सेकंड थर्ड का।
दोनों से आंसर में एक्स वाई का डिफरेंस आता है, और बाकी कुछ ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं आता। अब मैं अगला लेता हूं, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, तो सेकेंड क्या था, डी वाई अपॉन 10x, सॉरी 10y, और थर्ड था जो डी जेड अपॉन 10z ऑन इंटीग्रेट। आप आसानी से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। कैसा होगा बताओ तुम अपने आप, बोथ साइड। डी वाई, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया इसका इंटीग्रल टेन कॉट एक्स का, वैसे ये भी करेंगे हम लोग। 10z, ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ कॉट वाई डी वाई इज इक्वल टू कॉट जेड डी जेड। कॉट का कितना हो जाएगा, लॉग वाई हो जाएगा, है ना। इसका हो जाएगा लॉग वाई, नहीं होगा लॉग साइन वाई, लॉग साइन वाई इज इक्वल टू लॉग साइन जेड प्लस लॉग। पहला आर्बिट्री कांस्टेंट हम लोग ले चुके हैं, तो दूसरा आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ पर C2 की तरह लिखेंगे। क्लियर। सो फाइनली आपका जो आंसर आने वाला है बिल्कुल तैयार है। साइन वाई माइनस लॉग साइन जेड इज इक्वल टू लॉग C2। लॉग एम माइनस लॉग एन से कितना हो जाएगा, ये लॉग साइन वाई अपॉन साइन जेड इज इक्वल टू लॉग C2। सो फाइनली आंसर जो आपका आर्बिट्री कांस्टेंट है वो एंटी लॉग के बाद साइन वाई अपॉन साइन जेड। तो ये आपका दूसरा जो सबसे आर्बिट्री कांस्टेंट था वो आपके सामने आ चुका है। और जो फाइनल आंसर है, जो जनरल सॉल्यूशन है, तो पाई C1 अपॉन C2 की हेल्प से हम इसको करेंगे। क्लियर। तो नेक्स्ट, हैंस यहाँ लिखेंगे, हैंस रिक्वायर्ड। लिखना है एग्जाम में सारी चीजें ऐसे ही जैसे मैं बता रहा हूँ। रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज phi of C1 comma C2 is equal to 0. So finally phi C1 is equal, C1 कितना था आपका, C1 आप जिसे देख लो, आपने भी निकाला है। C1 is equal to sin x अपॉन sin y, तो यहाँ लिख दो आप sin x अपॉन sin y। क्लियर। और ये हो जाएगा दूसरा C2 है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, sin y अपॉन sin z। अगर फर्स्ट थर्ड लेता कोई तो यहाँ x आ जाता। ये है आपका फाइनली आंसर, जो कि आपने देखा भी कि किस तरीके से हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया। ऐसे भी आपको एग्जाम में इसी वे ऑफ में करना है। अगर आपको सेव और आता जरूर है, ऐसा नहीं होता है कि नहीं आएगा। इस यूनिट में टोटल ना 14 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। आपको अपने हिसाब से इसको अच्छी तरह से करना है, पीपी प्लस क्यू क्यू इजिकल टू आर वाले क्वेश्चन को, तभी तो आप सही से कर पाओगे, नहीं तो रह जाएगा फिर। ठीक है, ये ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आप इसे कर सकते हो आसानी से, और ऐसे ही एग्जाम में आपको करके भी आना है। क्लियर। तो अब ये सारे जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो सब ग्रुपिंग के थे। अब हम अपने अगले वीडियो में जो लेके आएंगे वो होंगे कौन से आपके, मल्टीप्लायर मेथड। कि भाई ग्रुपिंग तो बहुत ही आसान है, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास C1 C2 निकालने के लिए, जैसा भी आपके सामने निकाला। लेकिन ग्रुपिंग में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मैं उसकी आपको एक ट्रिक भी दूंगा ताकि आप उसको आसानी से ग्रुपिंग को बना सकते हो, तभी तो आप सॉल्व कर पाओगे। और मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे भी कराऊंगा जिसमें ग्रुपिंग प्लस मल्टीप्लायर मेथड का दोनों का यूज करके तब आप आर्बिट्री कांस्टेंट C1 C2 निकालेंगे। सो थैंक यू। अगर आपको ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगे तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, है ना। ठीक है, क्लियर, ओके।